Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 22nd of February 2021. तो गाइस आज है तारीख 22 फरवरी 2021 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर आकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी आप लोग को ये चैनल मिलेगा, उस पर क्लिक करो और जाकर इसको ज्वाइन कर लो। और अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली इस चैनल का लिंक मैंने दे दिया है। आपको क्या करना है, उस टेलीग्राम लिंक के ऊपर क्लिक करना है और जाकर इस चैनल को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा, आपको यहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर, डेली करंट अफेयर का वीडियो का पीडीएफ, उसकी नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप लोगों को मैप में जाकर देखना है लिबिया को। लिबिया कहाँ पर लोकेटेड है, क्या है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, किस किस से ये पर्टिकुलर बाउंड्री अपनी शेयर करता है, ये सारी चीज़ें आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बतानी है, जिससे आप लोग लंबे समय तक इसको याद रख पाओगे। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल आता है यहाँ पर इंडिया और चाइना से रिलेटेड। पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो इंडिया चाइना काफ़ी हद तक न्यूज़ के अंदर है। पिछले एक दिन से क्या देखें, पिछले एक साल से देख रहे हैं हम लगातार न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि आपस में इन दोनों के डिस्प्यूट चल रहा था। पिछले साल मई से जो है इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था और आज के टाइम पर देखें तो काफ़ी हद तक डिस्प्यूट खत्म हुआ है। क्यों? पिछले कुछ दिनों से इन दोनों के बीच में बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट देखने को मिला है। यानी कि क्या हुआ था, अभी तक इंडिया के और चाइना के सोल्जर्स बॉर्डर पे आपस पे खड़े हुए थे और सिचुएशन ऐसी बन रही थी कि आपस में कभी भी भिड़ सकते हैं। लेकिन फाइनली यहाँ पर डिसएंगेजमेंट प्लान जारी हो चुका है। इंडिया के सोल्जर्स वापस से अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं और चाइना के सोल्जर्स अपनी जगह पर निकल चुके हैं। यह आपको पिक्चर दिखेगा, देखने को मिल रहा है कि जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं वो पेंगोंग लेक के साउथ साइड से जा रहे हैं, अपने वापस जिधर इनका बॉर्डर है उधर की साइड जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल हो चुकी है क्योंकि स्टैंड ऑफ नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर अब सोल्जर्स वगैरह हैं नहीं, तो सिचुएशन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है और ये जो डिसएंगेजमेंट है वो पूरी तरह से ये भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो ये थी कुछ चीज़ें जो कि आपको याद रखनी है। वैसे खैर आपको याद ही होगा क्योंकि डेली बेसिस पर हम लोग इस चीज़ को कवर ही कर रहे हैं कि आपस में डिसएंगेजमेंट हुआ है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया है और कुछ ज़्यादा नया इसके अंदर नहीं है। ओके, सेकेंड आर्टिकल आता है ये वाला। बात करी गई है अमिड सर्ज इन केसेस सेंटर ऑर्डर्स मोर आरटीपीसीआर टेस्ट। देखो हो क्या रहा है, आज के टाइम पर कोविड के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं बहुत सारे एरियाज़ में। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में खुद के अंदर बहुत सारे केसेस तेज़ी से निकल रहे हैं इस समय कोविड-19 के। तो अभी कुछ दिन से हुआ है कि कोविड-19 का केसेस के अंदर सर्ज देखने को मिला है, तो उसकी वजह से बोला जा रहा है जो केंद्र सरकार है उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि भाई आरटीपीसीआर की जो टेस्टिंग है उसको बढ़ा दिया जाए। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, केसेस बढ़ रहे हैं तो इस टेस्टिंग को बढ़ाना पड़ेगा हम लोगों को। और आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन इसकी फुल फॉर्म है। इसमें क्या होता है, आपके नोज़ में से नोज स्वैब लिया जाता है, लिक्विड लिया जाता है, फिर उसका पहले आरएनए होता है, आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट करा जाता है, फिर उसके बाद टेस्टिंग होती है। तो ये आरटीपीसीआर टेस्ट हम लोग ये बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं काफ़ी सारे एरियाज़ में, जैसे कि केरला, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर देख रहे हैं हम केसेस को बढ़ते हुए। उसके बाद बराबर में बीच में एक आर्टिकल, ये वाला छोटा सा आर्टिकल है, आगे भी यही है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या बोला जा रहा है। हमारा फिनेंस मिनिस्टर के द्वारा, फिनेंस मिनिस्टर कौन है? हमारी निर्मला सीतारमन। इनके द्वारा बोला गया कि भाई फिनेंस मिनिस्टर का कोई भी ऐसा प्लान नहीं था कि वो डिस्करेज करे हायर इनकम वालों को, यानी कि हायर इनकम वाले जो भी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं टारगेट करने का बिल्कुल भी हक नहीं था। क्यों? सॉरी, बिल्कुल टारगेट करने का कहीं कहीं बिल्कुल भी इनकी सोच नहीं थी, कुछ भी इंटेंट नहीं था। क्यों ये न्यूज़ के अंदर ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था पिछले कुछ दिनों में कि जो प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, पीएफ जो कटता है लोगों का, उस पर टैक्स लगेगा। अब जो हायर इनकम वाला है, जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, जिनके पास खूब पैसा है, ठीक है, तो क्या होगा, उनका टैक्स लगाया जाएगा। लगभग उन्हें 2.5 लाख रुपए साल के देने पड़ेंगे। तो ये बताया गया और इसके द्वारा देखो आज के टाइम में ना कंट्री को काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत भी है। आज के टाइम पे कंट्री में चल रहा है फिस्कल डेफिसिट, तो उनको सभी चीज़ों को देखते हुए ये सारी चीज़ें लागू करी जा रही हैं जिससे कि कंट्री कहीं ना कहीं से फिस्कल डेफिसिट से बाहर निकल सके। नाउ ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? मतलब कि कंट्री की जो इनकम है, अर्निंग है ना, वो बहुत कम है और जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं।
तो कमा कम रही है कंट्री, खर्च ज़्यादा कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं से रिकवर तो करना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया कोई ऐसा इनका सोच नहीं थी कि जो हायर इनकम वाले लोग हैं उनको टारगेट कर रहे हैं इस तरीके से, तो ऐसी यहाँ पे कोई सोच नहीं थी। ठीक है, आ जाओ आगे। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, उन्नाव केस। ठीक है, अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। उन्नाव के अंदर 3 लड़कियों की यहाँ पर डेथ देखने को मिली है। बेसिकली 3 थी, उसमें से 2 लड़की की डेथ हुई है, एक जो है बच गई है। तो यहाँ पे काफ़ी लंबी सी स्टोरी है ये, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं। आप सोचोगे एकदम कहानी की तरह है, क्या क्या हुआ इस स्टोरी के अंदर। तो आगे मैं आपको डिस्कस करूँगा यहाँ पर पेज नंबर 9 की तरफ, यहाँ पे बने रहना। उन्नाव केस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है इस केस में अभी क्या हुआ, जो 8 ट्विटर हैंडल्स हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि इस केस के खिलाफ वो जो ट्विटर हैंडल्स हैं वो क्या कर रहे थे, गलत फेक इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे, तो इनके खिलाफ एफआईआर कर दिया। नाउ इस केस में 3 लोगों का आपको नाम ज़रूर याद रखना है, तभी आप आगे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आ पाओगे। वो 3 नाम क्या क्या हैं देखोगे आप यहाँ पर। एक लड़की है रीना, जो सबसे बड़ी लड़की है इसके अंदर, जिसकी उम्र है 17 साल। उसकी यंगर सिस्टर है खुशबू, जिसकी उम्र है 13 साल। और कज़न सिस्टर है एक, जिसका नाम है सीता, वो उसकी उम्र है 16 साल। तो इन तीनों को आपको जो है इन तीनों के नाम याद रखने। ठीक है, क्योंकि इन तीनों का ही यहाँ पर बेसिकली रोल है इस पूरे के पूरे केस के अंदर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर डायरेक्टली क्यों आ गए, क्योंकि बीच में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं थे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये वाला आर्टिकल आप देख पाओगे, ये हमने बिल्कुल अभी के अभी पेज नंबर 1 के ऊपर डिस्कस किया, इंडिया चाइना के बीच के रिलेशंस को। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये भी हमने डिस्कस किया कि भाई बहुत सारे स्टेट्स के अंदर क्या करा, सेंटर ने लागू कर दिया है आरटीपीसीआर टेस्ट को, कि भाई इस टेस्टिंग को बढ़ा दी जाए, क्योंकि वहाँ पर केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पेज नंबर 9 की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे उन्नाव केस के बारे में। तो बेसिकली ये दोनों ही आर्टिकल उन्नाव केस से रिलेटेड है। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, उन्नाव के अंदर अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, 3 लड़कियाँ अनकॉन्शियस वे में पड़ी हुई थी अपने खेतों के अंदर। ठीक है, खेत के अंदर 3 लड़कियाँ ऐसी पड़ी हुई थी और उनके हाथ पैर बंधे हुए थे। अब जब उनके घर वालों ने ढूंढा उन्हें, शाम हो गई थी एक तो पहली बात। ठीक है, क्योंकि वो लोग खेत पे गई थी सुबह के टाइम, फिर शाम हो गई थी, तो घर वालों ने सोचा भाई कहाँ गए वो लोग, घर वालों ने ढूंढा उन्हें। ठीक है, अब घर वालों ने ढूंढा तो नहीं मिली, तो वो वापस पहुंचे अपने खेत पर। तो खेत पर देखा वो 3 लड़कियां पड़ी हुई हैं और उनके हाथ पैर पूरी तरह से बंधे हुए हैं। ठीक है, और उनके मुंह से जो है झाग निकल रहा है, ये चीज़ याद रखनी है, उनके मुंह से जो है झाग निकल रहा है। अब यहाँ पर ये लोग पहुँचे आगे, केसेस वेसेस हुआ पूरी तरह से, पुलिस आया, पुलिस कस्टडी हुई। अब यहाँ पर बेसिकली बोला ये जा रहा है इसके पीछे का रीज़न क्या है, मतलब एक कैसे हुआ। तो इसके पीछे यहाँ पे बोला जा रहा है एक लड़का है जिसका नाम है विनय कुमार। ठीक है, विनय कुमार एक लड़का है जो कि किसी लड़की से प्रेम करता है, इन तीनों में से किसी लड़की से जो है प्रेम करता था, और ये लॉकडाउन में इसने प्रेम स्टार्ट कर दिया था। और ये बोला जा रहा है जो विनय कुमार है ये 1 साइड लव करता था। ठीक है, तो 1 साइडेड लव था, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या करा इसने, क्योंकि लड़की सुन नहीं रही थी उसकी, तो उसकी वजह से क्या करा इसने पॉइजन पिला दिया, पेस्टिसाइड जिसे बोलते हैं ना, पेस्टिसाइड वाला पानी पिला दिया। तो आप देख पाओगे एक्यूज्ड गेव इस, क्योंकि इसने खुद अपने मुंह से बताया है, जो विनय कुमार लड़का है इसने खुद अपने मुंह से बताया कि जो पेस्टिसाइड वाला पानी था इसने उन्हें उन्नाव विक्टिम्स को पिला दिया था। उन तीनों लड़कियों को इसने ये पानी पिलाया, जिसमें से 2 लड़कियाँ, ठीक है, जिनकी डेथ हो गई। ठीक है, अभी हमने देखा क्या क्या नाम है, लेकिन जो रीना है वो थोड़ा सा बच गई, जो सबसे बड़ी लड़की थी वो बच गई, और जो है वो हॉस्पिटलाइज करी गई। हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर्स वगैरह ने बताया कि भाई हाँ यहाँ पर अभी इसके ऊपर ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर पूरी तरह से बचा लें, और उसके बाद ये चीज़ें खोल देगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे लड़के ने खुद अपने मुंह से ये सारी चीज़ें बता दी हैं। तो ये था उन्नाव केस। आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, तो इसके बारे में याद रखना। नाउ अब उस लड़के के खिलाफ सेक्शन 328, सेक्शन 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर, ये सारे लगा दिए गए। ठीक है, क्यों, ऑब्वियस ही बात है भाई, उसने यहाँ पर इतना बड़ा कदम उठाया है, तो फिर उसके खिलाफ ये सारी चीज़ें तो लगेंगी ही लगेंगी। और उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके बार बार आर्टिकल इसी से मैच खाता है। बोला गया 8 ट्विटर हैंडल्स के खिलाफ भी यहाँ पे एफआईआर लगाया गया पुलिस के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो लोग भी क्या कर रहे हैं, फेक स्टोरीज फैला रहे हैं इस केस से रिगार्डिंग। देखो बहुत सारी फेक स्टोरीज निकल कर आ रही है, तो आप लोगों को बचना है उस फेक स्टोरीज से। तो ये फेक स्टोरीज बहुत सारे लोग फैला रहे हैं, तो उनके खिलाफ यहाँ पे एफआईआर दर्ज करा गया। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे।
उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल आता है ये वाला सारे केस ही केस हैं। देखो, एक हमने अभी डिस्कस किया उन्नाव केस, उसके बाद ये आ गया टूल किट वाला केस जो हमने अभी डिस्कस किया था, और हमें आज एडिटोरियल में देखने को मिलेगा प्रिया रामानी वाला केस। तो तीनों केस हम लोगों को आते हैं, ठीक है, हमने कवर कर रखे हैं तो ऑलरेडी। अब यहाँ पे उन्नाव केस कवर नहीं किया था तो उसको भी हमने देख लिया। पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए हुए हैं आज। तो यहाँ पे आप देखोगे बात करी जा रही है, जो दिल्ली पुलिस है वो क्वेश्चन करेगी निकिता जैकब से, शांतनु मुलुक से। तो ये टूल किट केस के लिए बेसिकली यहाँ पर जारी करे गए हैं। टूल किट केस क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया, एक डॉक्यूमेंट, ऐसा टूल किट क्या होता है बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर अगर कंसर्न चल रहा है कंट्री के अंदर, उसी के रिगार्डिंग सारी बातें लिखी होती हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर आज के टाइम पर फार्म प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इसी के बेसिस पे ये टूल किट शेयर किया गया, ठीक है। और यहाँ पर ये टूल किट शेयर करने के बाद जो पुलिस है उसने उन लोगों के खिलाफ स्टेप उठाया जिसने ये टूल किट को शेयर किया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया जो एक्टिविस्ट है निकिता जैकब और शांतनु मुलुक, ये लोग इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने वाले हैं आज के दिन दिल्ली पुलिस से, और बातचीत होगी, देखेंगे क्या सोल्यूशन निकल कर आएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ पर अगेन इंडिया चाइना के बारे में बताया गया। इंडिया चाइना जो है अपने बाकी सारे इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेगा जल्द ही, क्योंकि काफ़ी हद तक अभी हम लोगों ने चीज़ों को इम्प्रूव करा है। डिसएंगेजमेंट दोनों के बीच में देखने को मिला है। अब डिसएंगेजमेंट तो देखने को मिल गया, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, हम लोग को रिलेशन भी अच्छी तरीके से बढ़ाने पड़ेंगे। देखो होता क्या है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, जो चाइना है वो हमारी नेबर कंट्री है, कहीं ना कहीं हम लोगों को ज़रूरत तो पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो उसके लिए हम लोगों को जो है अपने रिलेशंस को वापस से रिजॉल्व करने पड़ेंगे, और उसके लिए जितने बचे कुछ विवाद चल रहे हैं उनको भी सॉल्व करने पड़ेंगे। आ जाओ नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कल हमने लोकेशन देखी थी मालदीव्स की, तो आज यहाँ पे न्यूज़ में है मालदीव्स। इंडिया और मालदीव ने एक डिफेंस पैक्ट को साइन कर लिया है, ठीक है। अगर हम बात करें, डिफेंस पैक्ट साइन करा गया है, कम से कम लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट है ये $50 मिलियन का। क्यों, यहाँ पे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद मालदीव की विजिट पर थे, तभी इसको शेयर जो है साइन करा गया, ओके। उसके बाद यहाँ पे बताया गया दोनों साइड ने एग्रीमेंट कर लिया, यानी कि इंडिया और मालदीव दोनों ने भाई एग्री कर लिया है, ये लोग पीस और सिक्योरिटी की तरफ काम करेंगे, शांति बना के रखेंगे इंडियन ओशन रीजन की तरफ, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर काम करने वाले हैं ये दोनों मिलकर, ठीक है। तो एक रिलेशन की तरफ आगे बहुत अच्छा स्टेप उठाया, यानी कि इन दोनों के रिलेशन हमें इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। नाउ पेज नंबर 10 पर आप देखोगे बजट से रिलेटेड यहाँ पर बताया गया, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का ये एक इंटरव्यू है, और इसी इंटरव्यू को यहाँ पे पूरी तरह से पोस्ट करा गया है। इसमें इनके द्वारा बताया गया जो बजट है उसमें हर एक चीज़ को फोकस करा गया है, हर एक चीज़ के लिए कहीं ना कहीं अच्छा खासा अमाउंट देने की बात करी गई है। तो बजट के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है बजट के बारे में अभी भी, तो यूट्यूब पर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप कर लेना बजट 2021 बाय दीपक यादव एजुकेशन, आप लोगों को मिल जाएगा, वो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हो। चलो आगे बढ़ें। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आता है, भाई केंद्र सरकार ने बोला है कि भाई वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ा दो। क्यों, केसेस बढ़ रहे हैं तो वैक्सीनेशन की स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, वरना तो ये केस वैसे का वैसे ही हो जाएंगे जैसे अभी पहले की सिचुएशन से हम लोग निकल कर आए हैं, ठीक है। तो बताया गया बहुत सारे फ्रंट वर्कर्स हैं, बहुत सारे वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो अभी भी कवर नहीं करे गए हैं इस वैक्सीनेशन के दौर में। तो ये वैक्सीनेशन जल्दी से हम लोग को स्पीड को रैंप अप करना पड़ेगा ताकि सभी लोग को हम कवर कर सकें। क्यों, क्योंकि सिचुएशन देखो, अमरावती में तो लॉकडाउन लग चुका है, क्यों वहाँ पर केसेस की काफ़ी तेज़ी से निकले हैं, और महाराष्ट्र के अंदर भी थोड़ा सा डिक्लेयर करा गया है 15 दिन का लॉकडाउन कि भाई हो सकता है आने वाले टाइम पे लगा दें। क्यों, क्योंकि केसेस जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बार बार मैं आपको केसेस बढ़ते हुए बढ़ रहे हैं बता रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये चीज़ आपको जो है याद रखनी है, क्योंकि कभी भी जो है एडिटोरियल पर ये चीज़ बदल सकती हैं, ठीक है। ये हमारे आप कह सकते हो हेल्थ सेक्टर के ऊपर उंगली उठाती है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला आता है, बात करी जा रही है केयर एनर्जी के बारे में। केयर एनर्जी एक कंपनी है, ठीक है, जिसके इंडिया के साथ आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है। तो उस कंपनी के सीईओ ये हैं साइमन थॉमसन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है, देखो हुआ क्या था, एक केस हुआ था जिसमें यहाँ पर केन एनर्जी जीत चुका था, और इंडिया को जो है काफ़ी सारा पैसा पे करना था, लगभग $1.2 बिलियन जो है पे करना था इस कंपनी को, लेकिन इंडिया ने ये पेमेंट अभी तक नहीं करी है। तो काफ़ी हद तक बातचीत कर चुके हैं सीईओ हमारे और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, काफ़ी बार बातचीत हुई है। उसके थ्रू यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भाई अगर चीज़ें अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाती हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट है अगर अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर जाती है, और हमारी सरकार है और केन एनर्जी है, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट्स अच्छी तरीके से हो जाते हैं, तो क्या होगा, जो ये फर्म है वो वापस से इन्वेस्ट करेगी इंडिया के अंदर अगर कोई सोल्यूशन निकल कर आता है तो,
ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पैसा पे करना है इतना, तो यहाँ पर एक सोल्यूशन निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पेज नंबर 11 एडवर्टीजमेंट भरा हुआ पेज है, पेज नंबर 12 ये भी एडवर्टीजमेंट भरा हुआ पेज है। यहाँ पे मंडे में आपको मालूम है कि मनी वाइज पेज आता है, यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बिजनेस सेक्शन नहीं आता मंडे में। ठीक है, अब देखेंगे दुनियादारी के अंदर क्या चल रहा है। वर्ल्ड पेज पे सबसे पहले बताया गया म्यांमार के प्रोटेस्ट के बारे में। तो आप लोगों को मालूम है म्यांमार के अंदर काफ़ी तगड़ा प्रदर्शन चल रहा है, किस चीज़ को लेकर, क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री का रूल आ चुका है। इससे पहले हुआ करती थी डेमोक्रेसी, नाउ मिलिट्री ने क्या करा, तख्ता पलट कर दिया और इस डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दी। जो पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी वहाँ पर उसको भी ख़त्म कर दिया। पॉलिटिकल पार्टी की जो लीडर हुआ करती थी ऑंग सुन सुई की, इनको भी क्या कर रखा है, इनको भी डिटेन कर रखा है, कस्टडी में डाल रखा है। अब नाउ मिलिट्री पूरी तरह से इस म्यांमार को कंट्रोल कर रही है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बाहर निकलकर सड़कों में, लेकिन अभी परसों क्या देखने को मिला, काफ़ी सारी गोलियां लगी हैं, पुलिस वालों ने गोलियां चलाई हैं प्रोटेस्टर्स के ऊपर, तो शांति छा गई थी। लेकिन इस डेडली क्लैश के बाद फिर से जो है थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स जो हैं वापस से ज्वाइन कर चुके हैं इस म्यांमार की स्ट्रीट को, कि भाई ये मिलिट्री का रूल नहीं चाहिए हम लोग को डेमोक्रेसी ही चाहिए। वहाँ म्यांमार के लोगों की मांग है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख पाओगे चाइना से रिलेटेड आर्टिकल है। चाइना में डिटेन कराए 3 ब्लॉगर्स को, 3 लोगों को यहाँ पर डिटेन कर दिया गया, कस्टडी में ले लिया गया है। क्यों? क्योंकि उसने गालवान में सोल्जर्स को, जो गालवान सोल्जर्स थे उनकी इंसल्ट करी थी। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे प्लेन जो है उसके अंदर एक इंजन फेलियर देखने को मिला है। ठीक है, यूएस सिटी के अंदर। खैर ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्या क्या कवर कर रहे हैं यार, चलो आ जाओ आगे। अब यहाँ पे होते हैं पहले हमारे प्रीलिम से रिलेटेड आर्टिकल खत्म, चलते हैं आप लोग अपने एडिटोरियल सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे आता है पेज नंबर 6, दैट इज एडिटोरियल। देखेंगे आज के एडिटोरियल्स को। सबसे पहले एडिटोरियल जो आता है हमारा यहाँ पर वो आता है मार्स मिशन के बारे में। तो इसको हमने अभी डिस्कस किया। जो नासा है, नासा ने जो है अपना जो एक मिशन है मार्स 2020 वो सक्सेसफुली कंडक्ट करा दिया। और ये जो मार्स मिशन है ये टेक्नोलॉजीज़ वगैरह टेस्ट आउट करेगा कि भाई मार्स पर, मंगल ग्रह पर क्या लोग रह सकते हैं, क्या लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, तो ये चीज़ें टेस्टिंग करी जा रही हैं और ये मार्स प्रोजेक्ट ये सारी चीज़ें देखेगा। अभी मिशन इस मार्स मिशन पर एक हम लोगों ने रोवर भेजा है मार्स पर जिसका नाम है परसेवरेंस, और उस रोवर की मदद से काफ़ी सारा सैंपल इकट्ठा करा जाएगा मंगल ग्रह से और वापस से वो पृथ्वी पर मंगाया जाएगा। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं आगे कि भाई जो हमारा एडिटोरियल सेक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग क्या करते हैं, जो करंट डे के एडिटोरियल होते हैं जो पर्टिकुलर दिन पर आते हैं, जैसे जो आज का एडिटोरियल है, तो आज तो हम इनका एक शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, एक शॉर्ट ओवरव्यू लेंगे, प्लस इनका नेक्स्ट डे पर क्या करते हैं हम लोग, इनको रिविजन करते हैं। ठीक है, इनका रिविजन करते हैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर। तो उसी तरीके से जैसे कि कल कल संडे था, कल एडिटोरियल्स आए नहीं थे, तो जो सैटरडे था, सैटरडे पे जो एडिटोरियल्स थे उनका रिवीजन आज होने वाला है थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, और जो आज के एडिटोरियल्स हैं इनका हम लोग शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, एक ओवरव्यू देखेंगे क्या कहना चाहता है एडिटोरियल, और इस प्लस कल वालों का रिवीजन भी करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एडिटोरियल सेक्शन, तो इस वजह से हम लोग ये स्टेप उठाते हैं। नाउ दूसरा एडिटोरियल बात करता है यहाँ पर जो ऑथर है इनके द्वारा बोला जा रहा है, इंडिया में जो ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तेज़ी से बढ़ा है। अगर हम बात करें कोविड-19 पैंडेमिक ने ये सारी चीज़ें करी हैं, तो कोरोना वायरस की वजह से सभी लोग ऑनलाइन आए, लेकिन ऑनलाइन आते हुए लोगों को परेशानी बहुत हुई। फॉर एग्जांपल टीचर्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। जो भाई स्कूल्स में पढ़ा रहे थे, जो एजेड टीचर्स थे, अब वो जब ऑनलाइन आए अचानक से तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई चीज़ों को फेस करने के लिए। बहुत सारे आपने वीडियोस देखे थे लॉकडाउन में वायरल होते हुए जहाँ पर टीचर्स की इंसल्ट हो रही है। टीचर्स ने जो है काफ़ी अपने आप को, आप कह सकते हो, शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं कि भाई जो है पढ़ाया नहीं जा रहा उनसे ऑनलाइन। ठीक है, जो बच्चे हैं वो परेशान कर रहे हैं ऑनलाइन। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने देखी है आज के टाइम पर। ठीक है, तो इस पैंडेमिक ने बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारी सीख तो सिखाई है, साथ ही साथ डिजिटल लर्निंग भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुई है इस पैंडेमिक के दौरान पर। ठीक है, इससे पहले इतना फोकस नहीं किया जाता था इस डिजिटल लर्निंग पर। नाउ अब ज़्यादा हम लोग डिजिटल की तरफ आगे बढ़ चुके हैं इस पैंडेमिक की वजह से। नाउ पेज नंबर 7 पर तो यहाँ पे आप देखोगे मंडे में ये वाला आर्टिकल नहीं डिस्कस करते, ये रीडर्स एडिटर का आर्टिकल है, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल बताता है ये वाला, यहाँ पर बात करी गई है प्रिया रमानी के केस के बारे में। तो प्रिया रमानी का केस मैं अभी आपको ऑलरेडी बताने वाला हूँ, तो ये जो हमारा सैटरडे में एडिटोरियल था उस पर भी आया था, तो हम लोग उस पर कवर करेंगे, तो अभी हम लोग उसको देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग इसको स्किप करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आता है क्लीन एनर्जी पोस्ट कोविड-19। अब देखो कोरोना वायरस के बाद क्या है, हम लोगों को एक रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जो सोलर ऊर्जा है। ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है,
और इन सब चीज़ों को हम लोगों को इन सब चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि जो है हम चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँ, क्योंकि कोविड-19 के बाद ही ये जैसे ही ख़त्म होता है तो दूसरी प्रॉब्लम हम लोगों को पॉल्यूशन वगैरह इन चीज़ों से रिलेटेड देखने को मिल सकती है। नाउ तो रिन्यूएबल एनर्जी ही एक बहुत बड़ा सोल्यूशन मिलेगा अगर हम बात करें आने वाले टाइम पर। तो रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं आने वाले टाइम पर। हमारे कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि 2030 तक हम लोगों को उन्हें अचीव करने हैं, 17 गोल हैं। तो इन गोल की तरफ भी हम लोग को आगे बढ़ना है और चीज़ों को कंट्रोल करना है, क्योंकि आज के टाइम पर कोविड-19 जैसी प्रॉब्लम बहुत छोटी है। आने वाले टाइम पे हम लोगों को और भी ढेर सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे आज का कार्टून पिक्चर बताया जा रहा है पेट्रोल के प्राइसेस पहुँच चुके हैं काफ़ी ज़्यादा हाइक पर और काफ़ी बढ़ चुके हैं। इसी के बेसिस पे आज का हमने थंबनेल भी लगाया है। थंबनेल लेकिन इस कार्टून से थोड़ा सा डिफरेंट है ना। चलो अब डिस्कस करते हैं हम लोग, अब रिविज़न करते हैं अपने पिछले वाले एडिटोरियल्स का। तो ये हैं हमारे सैटरडे वाले एडिटोरियल्स जिनको डिस्कस करना है। जो ये दोनों ही एडिटोरियल हैं, दोनों बिल्कुल सेम पॉइंट के ऊपर बताए गए हैं, दोनों का बिल्कुल सेम टॉपिक है, वो है प्रिया रमानी का केस। ठीक है, देखो प्रिया रमानी के केस में हुआ क्या है। प्रिया रमानी एक जर्नलिस्ट हैं, साथ ही साथ एक यूनियन मिनिस्टर थे एमजे अकबर। ठीक है, ये हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं एमजे अकबर। तो अब क्या था, जो लड़की है ये प्रिया रमानी, ये पहुंच गई थी इंटरव्यू के लिए। प्रिया मैं पी यूज़ करता हूँ और एमजे अकबर के लिए एम यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये जो लड़की है इसको इंटरव्यू के लिए बुलाया था, जॉब के लिए बुलाया था इस पर्सनैलिटी ने। अब ये बुलाई गई थी मुंबई के काफ़ी बड़े होटल ऑबरॉय होटल के अंदर। अब जब ये गई, ये सोची कि हाँ भाई अच्छी तरीके से इंटरव्यू वगैरह होगा, लेकिन उन्होंने क्या करा, अपने रूम के अंदर बुला लिया। और रूम में जब यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा था तो बताया गया कि भाई ऐसे लग रहा है इंटरव्यू नहीं डेट हो रही हो। ठीक है, डेट हो रही हो, इस तरीके का इंटरव्यू चल रहा था। और फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जो प्रिया रमानी है वो बाहर निकल कर आई, मतलब कि रूम से नहीं मतलब कि जो अपना ट्वीट वगैरह, मतलब लोगों को जो बताना स्टार्ट किया उन्होंने। पहले तो उन्होंने नहीं बताया था कुछ भी, पहले इन्होंने किसी का नाम भी यूज़ नहीं किया था। ये जो एमजे अकबर है इसका नाम भी इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है नाम भी इस्तेमाल किया इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे बताया गया, पहले तो आप देख पाओगे इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया था वोक के अंदर, ये 12 अक्टूबर 2017 की बात है, लेकिन उसमें एमजे अकबर का नाम इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन उन्हें यह बताया दिया गया था, इनके द्वारा ये बता दिया गया था कि मुझे सेक्सुअली हैरेस किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद क्या होता है, इन्होंने नाम ही डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने नाम भी बता दिया, बोल दिया कि भाई हाँ इसके द्वारा मेरे को सेक्सुअली हैरेस किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ये पर्सनैलिटी है एमजे अकबर, इन्होंने क्या करा, इन्होंने फाइल कर दिया कि भाई केस ऑफ डिफेमेशन का, यानी कि मेरे खिलाफ जो है मुझे डिफेम करा जा रहा है पूरे कंट्री के अंदर। ठीक है, यानी मेरी बदनामी हो रही है, तो केस ऑफ डिफेमेशन उन्होंने फाइल किया। लेकिन वो डिफेमेशन का केस ये एमजे अकबर हार चुका है। तो ये अभी आपको याद रखना है, ये पर्सनैलिटी एमजे अकबर ये डिफेमेशन का केस हार चुका है, और ये जो लड़की है प्रिया रमानी ये इस केस को जीत चुकी है। ठीक है, और इससे काफ़ी कुछ बेनिफिट हुआ है, बहुत सारे लोगों को ये बताया जा रहा है कि भाई विमेन है। और दूसरी बात देखो, विमेन को ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। कुछ भी हो, मेल को कुछ नहीं बोला जाता है, सब कुछ जो है विमेन के ऊपर ये सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं कि भाई हाँ गलती है तो लड़की की होगी, क्या लड़के की क्या गलती होगी। ठीक है, लड़के को कुछ नहीं बोला जाता है, इस तरीके से जो है चीज़ों को टाल दिया जाता है। लेकिन इससे क्या होगा, बहुत सारी जो वेमेन है उनको पावर मिलेगी, बहुत सारी वेमेन है वो स्ट्रांग हो रही हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि अगर कोई भी उन्हें सेक्सुअली हैरेस करेगा तो वो अपनी आवाज़ को उठा सकेंगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो इस तरीके की हम लोग चीज़ों को डेवलप होते हुए देख सकते हैं। इस केस के दौरान यहाँ पे ये बताया गया काफ़ी कुछ बेनिफिट मिल सकता है बहुत सारी वेमेन को। ओके, तो बिल्कुल सेम यहाँ पर यही वाला केस यहाँ पे बताया गया है, डिफेमेशन एज अ क्राइम वाला। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। देखो आज हमने बेसिकली 3 केसेस के बारे में पढ़ा है, याद रखना तीनों ही पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक है प्रिया रमानी केस, दूसरा हो गया हमारा टूल किट केस। टूल किट केस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद थर्ड केस हो गया उन्नाव का केस। तो आज के न्यूज़पेपर में बेसिकली 3 केस ही मोटे मोटे यहाँ पर दे रखे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बोलता है आईआईटी के बारे में। आईआईटी जो कि सबसे जाना माना इंस्टीट्यूट बोला जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, काफ़ी सारे लोग चाहते हैं इसके अंदर एडमिशन हो। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इसकी कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, यानी कि आज के टाइम पर जो पहले क्वालिटी हुआ करती थी आईआईटी की, वो इस समय क्वालिटी है नहीं। क्यों? बढ़ा दिए थे सारे कॉलेजेस, बढ़ा रहे हो, फैकल्टी अच्छी है नहीं, तो यहाँ पर ये सिचुएशन तो देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी, ये क्रोन ज्वेल बोला जाता है इंडिया का हायर एजुकेशन वाला इंस्टीट्यूट बोला जाता है। लोग जो भी फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, वो सब आईआईटी में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, लेकिन आईआईटी ने
पिछले कुछ सालों में अपने सिस्टम को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा दिया है, काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड कर दिया है, बहुत सारे कॉलेजेस को बढ़ा दिया है, जिससे कि जो उसकी क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आई। ठीक है, देखो पहले अगर हम बात करें, ये जो आईआईटीज़ हैं पहले के टाइम पर ओरिजिनल 5 आईआईटीज़ को एस्टेब्लिश किया गया था 1950s में और 1960s में। 1950 वाले एरिया में 1950 से लेकर 60 तक में जो इंपॉर्टेंट आईआईटीज़ हैं, मोस्टली 5 प्रोबेबली जो आईआईटीज़ हैं उनको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, धीरे धीरे जो है डेवलप करते गए। पहले क्या होता था, पहले एक आईआईटी बनाने के बाद बहुत टाइम लग जाता था, लगभग 34 साल लग गए थे दूसरा आईआईटी कॉलेज बनाने के लिए। लेकिन अगर आप देखोगे आज के टाइम पर एक आईआईटी बनाने के बाद तो लगातार तेज़ी से जो है आईआईटी पे आईआईटीज़ बनाए जा रहे हैं, जिससे कि उसकी क्वालिटी के अंदर हम लोगों को कमी नज़र आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो आप देख पाओगे जो स्टूडेंट्स हैं, हर साल काफ़ी स्टूडेंट्स इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर देते हैं, लगभग 7 लाख लोग पेपर देते हैं और उसमें से काफ़ी हद तक काफ़ी कम लोग जो है सेलेक्ट होते हैं इसके लिए। जो मोस्ट ऑफ द आईआईटीज़ है, ज़्यादातर जो आईआईटी हैं वो प्रोफेसर्स वहाँ पे हैं नहीं, वैकेंसीज़ खाली जा रही हैं। तो आईआईटी धनबाद की अगर हम बात करें तो इसके अंदर वैकेंसीज थी 781, लेकिन उसमें 301 ही पोजीशन खाली भरी गई हैं। तो आप समझ सकते हो वैकेंसीज़ काफ़ी हैं, लेकिन वहाँ पे प्रोफेसर ही नहीं है, जाना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर उन्हें क्वालिटी नहीं मिल रही है वहाँ पर। इससे अच्छा तो वो प्राइवेट में कर रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट में कर रहे हैं या फिर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में कर रहे हैं। तो आईआईटीज़ का टाइम यहाँ पे आप देखोगे दौर जो है काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है आज के टाइम पर। लगभग 7 लाख स्टूडेंट हर साल पेपर देते हैं। ठीक है, जिसमें से 16,000 प्लस सीटें होती हैं इन आईआईटीज़ के अंदर अवेलेबल होती हैं 23 आईआईटी में। ठीक है, सिमिलरली जो आईआईटी है इनका ट्रेडिशनल जो एरिया होता था वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी होता था, लेकिन आज के टाइम पर देखें तो इनकी क्वालिटीज़ काफ़ी हद तक कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न भाई ढेर सारे आईआईटीज़ आप लोग डेवलप कर रहे हो, ढेर सारे बना रहे हो। उससे क्या होगा, जो आईआईटी का ब्रांड है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, होता क्या है कि भाई अपने पास जो चीज़ है वो नहीं पसंद, अब दूसरी चीज़ उसकी कदर ही नहीं होती अपने पास। ठीक है, सभी लोगों को मालूम है जो चीज़ हमारे पास है हमें पक्का उसकी कदर नहीं होगी, लेकिन जो चीज़ हमारे पास नहीं है, जो चीज़ हमारे दोस्त के पास है वो एक्सपेंसिव है, हम सोचेंगे काश यार ये मेरे पास होता। ठीक है, तो बेटे जो है उसका तो वो कर लो। तो आईआईटीज़ ब्रांड हैं जो आज के टाइम पर वो काफ़ी हद तक डाइल्यूट होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो आईआईटी के लिए हमें वर्ल्ड क्लास पर इसको लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, जो फैकल्टीज़ हैं वो हमें बाहर से फैकल्टीज़ वगैरह लाने पड़ेंगे, और भी बहुत सारी सिचुएशन है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऐसा यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं फॉरेन फैकल्टी को हायर करना पड़ेगा, और जो है बहुत सारे जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि जो है ये आईआईटी ग्रो होगी। आईआईटी को बहुत ज़्यादा अपनी मजबूत नीतियों की ज़रूरत है, ताकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो अट्रैक्ट हों इनकी तरफ और जो है यहाँ पर एडमिशन लें। ठीक है, तो आज के टाइम पर ये आईआईटी की सिचुएशन बताई गई है। उसके बाद पेज नंबर 7 पर आओगे, सैटरडे में आता है ये ग्राउंड ज़ीरो। ग्राउंड ज़ीरो देखो इंपॉर्टेंट होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस आर्टिकल के बारे में आपको एक एक चीज़ मालूम है क्या। जो उत्तराखंड के अंदर डिज़ास्टर आया था चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसी के बारे में इस आर्टिकल के अंदर बताया गया भाई कितने लोगों की जान गई है, क्या सिचुएशन बनी थी, तपोवन प्रोजेक्ट तबाह हुआ, बहुत सारे फाइनेंशियल लॉस हुआ है, बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। ठीक है, अभी जो अगर हम देखें तो डेटा है कम से कम 68 लोगों की अभी यहाँ पर जान गई है, ये हमारा रिसेंटली एक डेटा आया हुआ है। ठीक है, तो उत्तराखंड के बारे में बताया गया, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो गाइज इसी के साथ होता है आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त। अच्छा, मैंने आज एमसीक्यू का वीडियो अपलोड नहीं करा यार, मैंने सोचा कि यार हम लोग बेकार में एमसीक्यू का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि डेली करंट अफेयर के वीडियो हम लोग लेकर चल रहे हैं ना, और जो भी एमसीक्यू निकल कर आ रहे हैं डेली बेसिस पे वो उन्हीं डेली करंट अफेयर के वीडियो से निकल कर आ रहे हैं। तो मैंने सोचा यार फिर टाइम वेस्ट ही होगा, इससे अच्छा डेली करंट अफेयर का वीडियो है उसको चलाते रहते हैं, साथ ही साथ अपना ये द हिंदू न्यूज़पेपर, ये 2 वीडियो चलता रहेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि भाई हाँ आपके ऊपर भी स्ट्रेस नहीं पड़ेगा कि मुझे एक और वीडियो देखना है। तो मैंने सोचा यार एमसीक्यू को हटा ही दो फिर। ठीक है, तो ज़्यादा मैंने पहले 2 दिन करके देखा मैंने, और रिस्पॉन्स तो आ रहा था, लेकिन फिर भी जो है एक चीज़ वो होती है ना कि भाई आपको दोबारा वो चीज़ पढ़ने को मिल रही है। तो जो डेली करंट अफेयर का वीडियो था उसी से रिलेटेड ढेर सारे एमसीक्यूज़ ही बनते थे, लेकिन अगर आपको करंट अफेयर मालूम है तो आप एमसीक्यू भी सॉल्व कर पाओगे ईजिली। तो ख़त्म करते हैं लेक्चर, यहाँ पे मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।